श्री माँ सरस्वती देवी नमः। नमस्कार दोस्तों, हम सरसा पब्लिकेशन की तरफ से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे। यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कक्षा 12th की एनसीईआरटी जो पुरानी हिंदी है, वो किताब है और वो हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। अब हम शुरू करते हैं, पेज नंबर 13 से शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं विषय प्रवेश में। कि सेकंड लाइन में हम आते हैं कि हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक और सार्वजनिक कामकाज की भाषा के लिए करेंगे। हिंदी हमारी राज्य भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, वो आपको पता है। राजभाषा, हम कोई भी अगर उपक्रम होता है तो उसे सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं, जो सरकारी उपक्रम होता है। तो सरकारी कामकाज के लिए भाषा जो है वो सार्वजनिक भाषा, और सार्वजनिक कामकाज के लिए भाषा कौन सी है? हिंदी है। एक हमारा जो डाउट है यहाँ क्लियर होता है। हिंदी की अनेक बोलियाँ हैं जो इस प्रकार है: पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ब्रज में खड़ी, बुंदेली बहने, हरियाणवी कन्नौ, और दक्षिणी हिंदी की बघेली, और छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी की मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्र की कुमायूनी, गढ़वाली आदि। पूर्वी हिंदी की अवधी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न, इसको हम वापस एक बार देखेंगे। इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हम साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताते रहेंगे, और ये ज़्यादा ठीक रहेगा शॉर्ट ट्रिक्स बताने के लिए हम एक अलग से आपको चैप्टर देवें, उसमें सारे शॉर्ट ट्रिक्स लिखे हुए हों। तो पश्चिमी हिंदी की भाषा के लिए मैंने बताया था ब्रज में खड़ी, बुंदेली बहने, हरियाणवी कन्नौ। तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पश्चिम हिंदी में कौन कौन सी आएगी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। दक्षिणी हिंदी की आएगी बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की आएगी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। तो इसको आप राजस्थानी को ऐसे याद रख लो: राजस्थानी मामा मेज, माँ, मारवाड़ी, मालवी, मेज, मेवाती और जयपुरी। पहाड़ी क्षेत्र की कुमायूनी और गढ़वाली आदि। पूर्वी हिंदी की अवधी, भोजपुरी और मगही और मैथिली। इनमें से अनेक की स्वतंत्र साहित्यिक प्रतिष्ठा है। हिंदी क्षेत्र की इन बोलियों की व्याकरणिक ढांचे और शब्द भंडार में इतना सादृश्य है कि एक भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत मानी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, शब्द भंडार हमारा इतना समृद्ध है कि हमारे लिए हर एक लिपि का एक अलग ही साउंड है, एक अलग ही उसका उच्चारण है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम के अंदर। तो हर एक लिपि, हर एक चिन्ह का एक अलग हमारे पास साउंड है। चाचा की तरह जो इंग्लिश में लिखा जाता है, सी से चाचा भी शुरू होता है, सी से क भी शुरू होता है, ठीक है। तो वो वैसा हमारे पास कन्फ्यूजन वाला मामला नहीं है। तो अब दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे हम। विद्वानों ने हिंदी को अपभ्रंश से भिन्न या विशिष्ट बनाने वाली 3 भाषा प्रवृत्तियों की चर्चा की है। देखो, हिंदी को अपभ्रंश से भिन्न अथवा विशिष्ट बनाने वाली 3 भाषा प्रवृत्तियों की चर्चा की है। वो कौन कौन सी? क्षतिपूर्ति का दीर्घीकरण, क्षतिपूर्ति हुई और उसका दीर्घीकरण कर दिया। जैसे प्राकृत अपभ्रंश के कज्य, कम, हत जैसे शब्द हिंदी में काज, काम और हाथ बन गए। अब प्राकृत भाषा में जो प्राकृत और अपभ्रंश भाषा थी, तो उसमें कज्य बोला जाता था, कम बोला जाता था, हत बोला जाता था, है ना। तो उसको अब बोला गया काज, काम और हाथ। ये इसको दीर्घीकरण कहते हैं, क्षतिपूर्ति का दीर्घीकरण। यदि प्रश्न आए काज, काम और हाथ, जैसे हम एक शब्द बोलते हैं चंदा, है ना, तो अब उसको अगर सिंपली, अब हिंदी में कई जगह हम देखते हैं कि कोई कविताओं के अंदर हमने लिखा चंद्र, है ना, तो चंदा और चंद्र, है ना, और चंद्र, तो वो चीज़ क्या है कि वो उस हिसाब से हमें हर चीज़ को उन्होंने दीर्घीकरण के हिसाब से, और जो शब्द द्वित्व आए हैं इसमें, वो द्वित्व शब्द नहीं है, सिंपली शब्द है। परसर्गों की बहुलता, जैसे गरही के स्थान पर गरही मांझ, गर में, है ना, गरहिम, ये देखिए बिंदी लगी, गरहिम के स्थान पर गरहिम मांझ, और अंत में जो है तत्सम शब्दों का भी प्रचलन हमने शुरू किया, ठीक है। तो उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से प्रकट हो जाता है कि पहले से चली आ रही अपभ्रंश की धारा जब इन प्रवृत्तियों से युक्त हुई तो हिंदी अपना रूप ग्रहण करती गई। तो पहले से जो अपभ्रंश जो चली आ रही थी, है ना, तो हमने सबसे पहले आपको पढ़ा है पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। तो वहाँ से जब चलती आ रही थी, है ना, तो विभिन्न प्रवृत्तियाँ, विभिन्न धाराएँ, विभिन्न साहित्य, उनसे वो अपना अपना धीरे धीरे रूप ग्रहण करती चली गई। तो यह बात समझ लेना आवश्यक है कि भाषा रूप यद्यपि अपभ्रंश की अलग सत्ता है, किंतु वह संस्कृत
पाली, प्राकृत की अपेक्षा हिंदी के व्याकरणिक ढांचे और शब्द भंडार के बहुत निकट है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा जाता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा जाता है, अर्थात हिंदी की माँ कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना आप। ये प्रश्न ऐसे तो नहीं है पूछा जाएगा, पुरानी हिंदी वाले ही पूछा जाएगा, परंतु कई बार पूछा जाता है अपभ्रंश जो है हिंदी की माँ है, ठीक है। और जो संस्कृत आती है वो हिंदी की दादी, ठीक है जी, दादी या नानी जो भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश रचनाएं सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती है। 1000 ईस्वी के आसपास ऐसा साहित्य मिलने लगता है कि जिनकी भाषा में प्रवृत्तियाँ मिलती है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ इसी कारण से 1000 के आसपास माना जाता है। देखिए, हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, जिन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है 1000 ईस्वी के आसपास माना, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को विक्रमी संवत में डिवाइड किया। यहाँ तक हम बात करें राहुल सांकृत्यायन जी की, तो सिद्ध साहित्य के हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं, ठीक है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि भाई यहाँ अपभ्रंश रचनाएं जो हैं वो 1000 ईस्वी के आसपास की जो देखते हैं उसके आसपास ऐसी साहित्य मिलने लगता है और हिंदी का सुधार हो रहा है। हिंदी अपने एक रूट में आगे बढ़ रही है और वो अपभ्रंश से हिंदी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो 1000 ईस्वी के आसपास ऐसा साहित्य मिलता है, तो यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ मैं 1000 ईस्वी के आसपास कर रहा हूँ। अपने रामचंद्र जी शुक्ल जी है, वो पता है आपको, उन्होंने किताब लिखी है तो रामबाण की तरह लिखी है, और राम नाम ही रामचंद्र शुक्ल है तो रामबाण ही लिखी है उन्होंने, और उन्हीं की हमें मानी जाती है। भले कितने ही शस्त्र आ जाए, कितनी दूसरी किताबें आ जाए, बाकी वही पूछा जाता है जो रामचंद्र शुक्ल जी में लिखा जाता है। जैसे उन्होंने 1050 से 1375 आदिकाल वीरगाथा काल के रूप में शुरू किया है ना, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1984, ठीक है ना। तो ये उन्होंने इसी अनुरूप उन्होंने कहा है कि भाई वो संवत के अनुसार, उनकी संवत क्योंकि 57 साल आगे चलता है, 57 साल आगे चलता है, तो माना जाता है। अब देखिए, काल विभाजन की बात आ रही है, चलिए जी, और हम काल विभाजन के लिए केवल और केवल किसको मानेंगे? रामचंद्र शुक्ल जी को सबसे पहले, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी है, हमेशा एनसीईआरटी लिखी जाती है रामचंद्र शुक्ल जी के बेस पे, इन्होंने यहाँ पर इतना काम कर लिया है। तो 1000 ईस्वी के आसपास प्रारंभ होने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन कालक्रम की दृष्टि से 4 कालों में बांट दिया गया है। आदिकाल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और आधुनिक काल में किया गया है। रामचंद्र आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल ने कालक्रम से, आचार्य इनके साथ जितना मैं तो इनका इतना आदर करता हूँ क्योंकि इनकी किताब से मुझे बड़ा भय है। आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर नमन करके जाता हूँ कि सर क्या लिखा है आपने, तो इतनी क्लिष्ट भाषा वगैरह जो भी है, बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आगे चलते हैं। आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने कालक्रम के विभाजित इन कालखंडों का नामकरण इस प्रकार किया है कि आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित करके देश भाषा काव्य को वीर गाथा काल नाम दिया है ना। तो आदिकाल को जो दिया है इन्होंने अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित कर दिया। हम उसकी 12 रचनाएं अभी पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे ही आ जाएगी 12 रचनाएं। तो अपभ्रंश काव्य की कितनी है, देश भाषा काव्य में कितनी रचनाएं इन्होंने लिखी है, वो आगे आप क्लियर करेंगे। और उसमें देश भाषा काव्य को वीर गाथा काल नाम दिया क्योंकि वो जो रचनाएं हैं 12 रचनाएं, इसके अंदर उन्होंने जो मुख्य प्रवृत्ति देखी वो वीरात्मक यानी युद्ध वगैरह का वर्णन, तो वीर गाथा काल उन्होंने नाम दिया। उनके अनुसार देश भाषा काव्य की वीर गाथात्मकता समूचे आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति रही है। तो ये जो एक लाइन उठाई गई है, ये लाइन आपको सीधे सीधे इंटरव्यू में पूछी जाएगी कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देश भाषा काव्य की वीर गाथात्मक तो ये वीर गाथात्मकता है जो समूचे आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति। प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति आदिकाल की क्या है? तो भाई वीर गाथा काव्य की वीर गाथात्मकता, ठीक है जी। इसलिए वे आदिकाल को वीर गाथा काल कहना उचित समझते हैं। पूर्व काल को वे भक्ति काल कहते हैं। पूर्व काल को क्या कहते हैं? भक्ति काल। उत्तर मध्य काल को रीति काल कहते हैं, ठीक है जी। और आधुनिक काल को वह गद्य काल कहना उचित समझते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी है जी, जो कहे वो ठीक है सर जी, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण और काल विभाजन जो है इस प्रकार है। आदिकाल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और आधुनिक काल, हमें 4 चीज़ें याद रखनी। तो आदिकाल को उन्होंने कहा है वीर गाथा काल, पूर्व मध्य को कहा है भक्ति काल, उत्तर मध्य को कहा है रीति काल और आधुनिक काल को कहा है गद्य काल। अब जैसे मैंने बताया उसको कैसे याद रखना है, तो 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। तो देखिए 1050, 1375, 17, 19 ऐसे याद कर लो तो बाकी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है सरसा पब्लिकेशन
का कि भाई स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए और सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़रूरी है आपको रास्ता सीधा सीधा बताया जाए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का समावेश किया जाए। शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है वो आपको डबल डिप में जाने से बचा है, ये सही है या ये सही है, तो पता चल जाता है कि भाई शॉर्ट ट्रिक्स का अप्लाई भी अपनी जगह ज़रूरी है। आधुनिक काल की बात करेंगे हम। आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से अब तक चल रहा है जी। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। जो जानकारी है आदिकाल की बात आई है, तो चलिए हम पृष्ठभूमि इसकी ज़रूर पढ़ेंगे और साथ में प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।